अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज का हमारा सेशन टॉपर स्टार्ट विथ महवी सर, our student. Alhamdulillah, she got IPS rank with 386 rank in CSE 2021. तो महविश तक हमारे साथ है। हम सब आपका वेलकम करते हैं महविश, आज के इस सेशन के लिए। Thank you, sir. और आपके लिए जो कामयाबी हासिल हुई है आपको, उसके लिए भी आपको और मुबारकबाद देते हैं, फिर से मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तो सर। जी, एक पहले 2 मिनट महविश का थोड़ा सा तारुफ करा दे सारे एस्पिरेंट्स के साथ, फिर उसके बाद महविश यू कैन कंटिन्यू। Yes. जी, तो महविश तक जो हमारे साथ थे हजोस से, जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट था तो हजोस में महविश का एडमिशन हुआ था। वहां से बेसिक लेवल से तैयारी चल रही थी महविश की। फिर 2019 का अटेम्प्ट दिया महविश ने। 2020 का अटेम्प्ट जो है लॉकडाउन वाली सिचुएशन में 2020 में अटेम्प्ट दिए। देन उसके बाद 2021 में फाइनली शी क्लियर प्रीलिम्स। 2021 का जो इन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया वो बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्रीलिम्स था इंस्टीट्यूट के लिए भी। हजोस में जो हमारा इंस्टीट्यूट बेसिक इंस्टीट्यूट रहा, वहां पर 10 साल में कोई भी लड़कियों ने आज तक प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं किया था। हजोस का इस तरीके से एक ब्लैक एंड व्हाइट रिकॉर्ड भी रहा है कि लड़कियों ने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया था। तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, लड़कियों पर भी एक क्वेश्चन मार्क था उनके परफॉर्मेंस को लेकर। तो महविश और महविश की ब्याज से बरीरा एंड अदर लड़कियों ने उस साल क्वालिफाई किया प्रीलिम्स। फिर उन लड़कियों ने मेंस भी क्लियर किया, इंटरव्यू तक गए, और फाइनली महविश ने वहां से सिलेक्शन भी हासिल किया 2021 में। तो इस तरीके से महविश का सिलेक्शन उनके लिए भी काबिल तारीफ है, इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि पहली बार किसी लड़की का फाइनल सिलेक्शन हुआ इंस्टीट्यूट में, वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके साथ साथ हमारे लिए भी कि जिस स्टूडेंट को हमने बेसिक लेवल से गाइड किया था, वहां से जहां से स्टूडेंट को बेसिक नहीं पता होता है प्रीलिम्स के लिए कैसा पढ़ना, मेंस के लिए कैसा पढ़ना, हर स्टेज पे उनके लिए एज ए मेंटर एज ए गाइड काम करते हुए यहाँ तक देखे कि हमारे स्टूडेंट एक सिलेक्टेड कैंडिडेट बन गया और आईपीएस रैंक लेकर आ गए। तो बहुत खुशी होती है ये सब चीजें देखकर। तो महविश के बारे में और चीजें ये है कि हर स्टूडेंट की तरह इन्होंने भी इनिशियल स्टेजेस पे चैलेंजेस देखे, जो तुम लोगों के भी दिमाग में होता है, हाउ टू प्रिपेयर, विच सोर्सेस वी नीड टू रिफर, कोचिंग करें ना करें, आरसीए रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी कहाँ पर जाए, कहाँ पर करें। उसके अलावा बहुत सारे पर्सनल इश्यूज, अदर मॉनिटरी इश्यूज आते रहते हैं लाइफ में, ये हर एस्पिरेंट के लाइफ में आते हैं। तो महविश ने ये सारे चैलेंजेस भी देखे। तो ये सारे चैलेंजेस को साइड में रखते हुए जो स्टूडेंट स्ट्रगल करेगा और अपने मकसद के लिए आगे बढ़ेगा वही कामयाब होगा। तो महविश यही एक एग्जाम्पल है कि अपने मकसद पे तवज्जो रखें, लगातार काम करें, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और एक्सेल करते रहें। एक्सेल करते करते उस लेवल पर आ गए कि फाइनली सेलेक्टेड एज आईपीएस ऑफिसर। होपफुली अब मेरे मुंह से निकल रहा था कि आईएएस भी, तो इंशाल्लाह अगले साल मैं विश को हम आईएएस के तौर पर भी देख लेंगे। नाउ मैं विश यू कैन कंटिन्यू। जी, हम आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सर। कितनी शानदार तारुफ के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और रियली आई यू हैव इंट्रोड्यूस्ड मी इन टर्म्स दैट आई मे बी are more than what I deserve. So, as sir has already said, I'm Avista, ranked 386 in the Civil Services Examination of 2021. I recently got allocated the Indian Police Service, and soon I will be going for the foundation course in Missouri. So, my beginning was very humble and very ordinary, as sir was also saying, and sir has closely seen this.
कि मेरी शुरुआत जो हुई थी वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हुई थी। मेरे पापा का एक छोटा सा राजस्थान में ही कंप्यूटर सेंटर हुआ करता था और वहीं पर रेलवे ट्रैक क्रॉस करके हम एक छोटे स्कूल में जाया करते थे। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से हमें यहाँ मीरा रोड ठाणे डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होना पड़ा और उसके बाद भी जो है मुझे ड्रॉप लेना पड़ा 1 साल स्कूल के लिए, क्योंकि मेरे इकोनॉमिक कंडीशंस इतने अच्छे नहीं थे। और उसके बाद एक बहुत ही ऑर्डिनरी, इनफैक्ट सब ऑर्डिनरी कहूँगी मैं उसे, स्कूल ऐसा था, क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दूँ तो मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए बहुत बड़े स्कूल में पढ़ना, बहुत महंगी फीसें देना, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो मेरी स्कूल इतनी ऑर्डिनरी थी कि वहाँ के लेबोरेटरी में एक टूटा हुआ झूमर रखा था, तो लेबोरेटरी के नाम पर था वहाँ पर एक रूम। हाउएवर वहाँ पर ना ढंग की टीचिंग होती थी, ना किसी और तरह की चीज़ होती थी। इस तरह से मैंने 10th समहाउ अपना क्लियर किया। 10th क्लियर करने के बाद मैं जब कॉलेज में गई अपने, तो कॉलेज में फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हासिल हुई। वहाँ पर मुझे बहुत एक्सपोजर मिला। एंड वन थिंग इज दैट एज सर इज ऑल्सो सेड के सर हैज टोल्ड मी दैट ये जो ग्रुप है जिसे मैं एड्रेस कर रही हूँ अभी, इस ग्रुप में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मे बी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो अपने इनिशियल स्टेज पे है। तो मैं ये बात भी बताना चाहूँगी कि जब मैं आपके स्टेज पे थी, मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, जब मैं इस कॉलेज में थी, तब मैंने बहुत एक्टिवली काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया था। और ये बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यूपीएससी डिमांड्स ऑल राउंड पर्सनालिटी, जैसा कि मोहसिन सर भी आपको बताते होंगे। एक ऑल राउंड पर्सनालिटी, सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है यूपीएससी में। आपकी पर्सनालिटी जो है ओवरऑल इतनी होन्ड होनी चाहिए और इतनी इतनी अच्छे से मोल्डेड होनी चाहिए कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, हर तरीके की स्किल्स जो है अपने अंदर थोड़े थोड़े इकट्ठे कर लें। तो मैं एक्टिवली अपने कॉलेज लाइफ में पार्टिसिपेट किया करती थी। बहुत ही हम्बल कॉलेज था मेरा भी, बट आई गॉट क्वालिटी एजुकेशन ओवर देयर। और उस ही एज से मैंने एक दो आदतें जो है वो डाल दी थी जो मेरे लॉन्ग टर्म में काफ़ी काम आई। उसमें से एक ये थी कि मैं न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़ा करती थी। रोज़ मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ने की आदत डाल दी। उस वक़्त में भी गलत तरीके से मैं पढ़ा करती थी क्योंकि कोई बताने वाला भी नहीं था कि किस तरह से न्यूज़पेपर्स पढ़े जाते हैं। तो मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ने की आदत मैंने उसी वक़्त से डाल दी थी। और मैंने ग्रेजुएशन के वक़्त ही डेली न्यूज़पेपर पढ़ना और एनसीईआरटी की किताबें खोलकर बैठकर पढ़ना वो है शुरू कर दिया था। हालाँकि एक अच्छी डायरेक्शन में मैं नहीं पढ़ पाती थी, सिर्फ़ रीडिंग कर लेती थी। बट एक आदत अच्छी मुझे रीडिंग की उस दौरान पड़ गई थी जो कि बहुत काम आती है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो मुझे लगता है प्रीलिम्स में तो काम आती ही है। आप काफ़ी सारे फैक्ट्स और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो आपकी वोकैबुलरी को बिल्ड करती है ना, आई थिंक न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट दैट आई विल लाइक टू कंटिन्यू इवन इन द प्रेजेंट टाइम्स। सो न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद मेरे टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हुआ करते थे और इस तरह से मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और मुंबई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया पॉलिटिकल साइंस में। मेरा ये इरादा था कि क्योंकि मैं ऑप्शनल अपना पॉलिटिकल साइंस ही लेना चाहती हूँ। सर आई एम ऑडिबल राइट? सर अगर ऑडिबल है, ऑडिबल है। हाँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलूँ तो चलेगा? ऑडिबल है। कंटिन्यू, कंटिन्यू, ठीक कंटिन्यू। है, जी जी। ठीक है। तो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से की। काफ़ी वहाँ पे भी मुझे एक्सपोजर मिला और पॉलिटिकल साइंस जो कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा फाइनल यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, मेंस में, उस सब्जेक्ट में मैंने काफ़ी हद तक अपनी नॉलेज इकट्ठा की और काफ़ी सारे रिसोर्सेज उस दौरान पढ़ लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस स्टेज पे भी गई मैं क्लियर थी कि मुझे यूपीएससी करना है और यूपीएससी के हिसाब से ही अकॉर्डिंगली मुझे अपना स्टडी, अपनी नॉलेज जो इकट्ठा करनी है वो सब उसके हिसाब से ही करना है। हालाँकि वो डायरेक्शन कई बार सही नहीं होती थी, जो चीज़ें मैं करती थी वो इतना स्मार्ट वे ऑफ स्टडीइंग नहीं था, बट देन वो किसी न किसी तरह से मेरे ओवरऑल प्रिपरेशन में बिल्डअप करने लगा। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सोचा कि अब डेडिकेटेड यूपीएससी के लिए ही प्रिपेयर किया जाए।
तो इसलिए मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया। और मैं मानती हूँ कि उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, सच वहाँ कोचिंग का मैं नहीं कहूँगी उस दौरान ऐसा कुछ था, लेकिन जो पीयर स्टडी वहाँ पर हुआ करती थी और जो सीनियर जैसे मोहसिन सर उस वक्त मेरे सीनियर थे हज हाउस में, तो उनकी जो गाइडेंस मिला करती थी उस दौरान वो बहुत ही क्रूशियल रही मेरी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में भेजने के लिए। तो उस दौरान काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला, क्योंकि यूपीएससी की दुनिया एकदम नई थी मेरे लिए। हालाँकि मुझे पता था यूपीएससी करना है, उसके लिए ये करना होता है, वो करना होता है, पर सही तरीके जो है वो मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया। मोहसिन सर काफ़ी सारे उस दौरान ही लेक्चर्स लिया करते थे, हमें बताया करते थे किस तरह करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, किस तरह आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना ज़रूरी है। और उन्होंने एक तरह से हमारी हैंड होल्डिंग की थी उस दौरान, और मैं आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू मोहसिन सर फॉर दैट, क्योंकि उस दौरान उन्होंने सेल्फलेसली हमारी काफ़ी ज़्यादा, मेरे और मेरे बैचमेट्स की, जैसे बरीरा फरीद हैं और फरीन हैं, काफ़ी सारे हमारे बैचमेट की भी उन्होंने हेल्प की थी। तो उस दौरान मुझे पता चला कि किस तरह से सही डायरेक्शन में पढ़ाई करते हैं। और फिर वहाँ से मैंने दिल्ली के 1-2 इंस्टीट्यूट्स का एग्ज़ाम दिया, हमदर्द स्टडी सर्कल का एग्ज़ाम देके मैं वहाँ गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लग गया था कोरोना के दौरान, और इसलिए वापस से मुझे मुंबई आना पड़ा। 1 साल वैसे ही मैंने एग्ज़ाम दिया, वो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स जो थे मेरे, उसमें मैं प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाई। तो वो मेरे लिए बड़ा शॉकर था, क्योंकि मैं शुरू से ही काफ़ी अच्छे मार्क्स लाया करती थी, और एकदम से किसी इतने बड़े लाइफ के ड्रीम में फेल हो जाना मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग भी था और बहुत डिप्रेसिंग भी था। उस दौरान फैमिली में भी कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी चल रहे थे, और मैं इस वजह से मेंटल इश्यूज से भी गुजरी उस दौरान। तो फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। लेकिन हाँ, इन सब मुसीबतों के चलते भी मैंने जो है पढ़ाई अपनी चालू रखी। मुझे ये पता था कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, मुझे अपना गोल जो है हासिल करना ही है, और एट द एंड उसे अचीव करने के लिए मुझे कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। तो चाहे कुछ भी चलता था घर पे, आस-पास किसी भी तरह की मुश्किलें आती थी, कोई भी तरह की दिक्कतें चलती थी, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर इंश्योर करती थी कि मैं रोज़ कोशिश करूँ कि अपना स्केड्यूल जो है वो कभी मिस ना करूँ, और अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखूँ, क्योंकि वो कहीं न कहीं बिल्डअप होगा। इस दौरान मुझे बीच-बीच में कभी-कभी ऐसा ज़रूर लगता था कि अभी जो कर रही हूँ वो किस तरह से काम आएगा मेरे, या मैं मे बी मेंस की आंसर राइटिंग अगर कर रही हूँ, तो क्या वो मेरे काम आएगा जब मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है तो? तो ऐसे सेल्फ डाउट्स अक्सर आया करते थे। तो ऐसे टाइम पे हमारे सीनियर्स जैसे मोहसिन सर और मेरे पेरेंट्स, इन सब ने बहुत सपोर्ट किया, और जब मैं होपलेस हुई तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा होप मुझे मेरे अंदर जगाई कि तुम ज़रूर कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बेहतर कर सकती हो। और इस तरह से मैं सारे इश्यूज़ के बावजूद उन सब से बाहर आई, और मैंने अपना तीसरा अटेम्प्ट दिया। मैं जामिया मिलिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम देके वहाँ के आरसीए में चली गई, और वहाँ पर भी सीनियर्स से बहुत कुछ सीखने मिला। मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स थे, जैसे मुहिबुल्लाह अंसारी और जैसे शारिफ भाई, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी तरह से गाइड किया। मैं उनके पास जाया करती थी अपने आंसर्स लेके। फिर प्रीलिम्स के लिए गाइडेंस भी की मेरे एक दोस्त नाज़िम शेर खान ने। तो हम सब मिलकर जो है पढ़ते थे। जामिया का आरसीए का माहौल जो था वो काफ़ी पॉजिटिव लगा मुझे, और वही साल जिस साल में मैं जामिया में थी, उसी साल में मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकला। और फॉर्चुनेटली दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जब मेरे पहले 2 अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स नहीं निकला था, पर मैं रुकी नहीं थी। ये सोच के कि प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, मैं रुकी नहीं थी। मैंने उन 2 अटेम्प्ट्स के दौरान, 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स के दौरान अपनी मेंस के आंसर राइटिंग और कंटेंट बिल्डिंग को इस तरह से डेवलप कर लिया था कि वो मेरे थर्ड अटेम्प्ट में जब फाइनली मेरा प्रीलिम्स निकल गया, वो मेरा बहुत काम आया। तो वो 2 अटेम्प्ट्स में मैं डेली आंसर राइटिंग करती थी, इनसाइट्स का जो डेली सिक्योर जो मॉड्यूल होता है वो आंसर राइटिंग का वो करती थी, कभी कोई टेस्ट सीरीज उठाकर वो लिख लेती थी टेलीग्राम से उठाकर। तो इस तरह से मैंने अपना
मेंस के ऊपर काम जो है वो जारी रखा। मेरे ऑप्शनल के लिए भी मैं अलग अलग बुक्स लाकर पढ़ा करती थी, अपने नोट्स बनाया करती थी। और हज हाउस में रहने के दौरान, हमदर्द स्टडी सर्कल और जामिया में रहने के दौरान काफ़ी सारे सीनियर्स से बात हुई और उनसे मैं बात कॉन्स्टेंटली करके अपनी गलतियों को सुधारती रही। उसके बाद जब तीसरे अटेम्प्ट में प्रेजेंस निकला तो मेंस भी दिया, मेंस भी निकला और उसके बाद फाइनली इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू कॉल आना एक बहुत बड़ा जो है सपना होता है सभी की लाइफ का, जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका। और मेरे लिए भी वो बहुत बड़ा दिन था जब रिजल्ट आया मेंस का और मुझे पता चला कि मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। मैं सोची कि मोहसिन सर जो कि इंटरव्यू दे चुके थे, अब मुझे भी मौका मिल रहा है कि मैं इंटरव्यू दूंगी और उस एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरूंगी। तो वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। लेकिन उस दौरान भी मुझसे एक गलती हो गई थी, इसलिए मैं ये इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाहूँगी कि किस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर चीज़ केयरफुली करें। उस दौरान मुझसे गलती ये हुई थी कि जब मेंस की प्रिपरेशन करते टाइम एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, एक डैफ भरना होता है, उसमें मैंने अपना मीडियम ऑफ इंटरव्यू इंग्लिश के बजाय हिंदी लिख दिया था। मेरी हिंदी, फॉर्मल हिंदी जिसे कहते हैं जो इंटरव्यू में ज़रूरी होती है, वो इतनी बेहतरीन नहीं थी, जबकि मैं अपनी इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने आया। मैंने यूपीएससी को मल्टीपल बार रिक्वेस्ट भी की कि मेरे मीडियम को चेंज करने की मुझे इजाज़त दी जाए, लेकिन क्योंकि उनके रिटन रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस चीज़ को लेके। तब मैंने कुछ सीनियर्स जैसे फरमान भाई से बात की और भी बहुत सारे सीनियर्स थे जिनसे मैंने बात की जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि महेश भागवत सर, उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने ये बात बताई कि बेटा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना तुम चालू कर दो और भूल जाओ कि वो गलती हुई है तुमसे। ये सोच लो कि तुमने कॉन्शियसली हिंदी सेलेक्ट किया था और इसी कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी तुम जाना। तो मैंने फिर हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने चालू कर दी, जो भी 1 डेढ़ महीने का टाइम मुझे मिला था इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ना हिंदी के भी चालू कर दिए अपार्ट फ्रॉम द इंग्लिश न्यूज़पेपर। और मैंने कोशिश की कि मैं अपनी हिंदी वोकेबलरी जो है इम्प्रूव कर सकूँ। बट फॉर्चुनेटली इंटरव्यू डे के दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि सत्यवती मैम का बोर्ड था, जो कि एक साउथ इंडियन लेडी है, बहुत ही ग्रेसफुल लेडी है। और बिकॉज शी इज साउथ इंडियन शी बिगैन इन इंग्लिश एंड माई इंटरव्यू वेंट ऑन इन इंग्लिश इटसेल्फ। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ मेरे साथ इंटरव्यू में हुई। इससे मैंने एक बहुत बड़ी सीख ये ली कि एक हमें बहुत केयरफुली हर छोटा काम, अपना छोटा बड़ा काम अपना करना चाहिए, क्योंकि दैट कैन हैव अ बिग impact on our overall career, overall life choices। और एक लेसन मैंने ये सीखा कि चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, आप अगर उसको फेस करने के लिए ठान ले कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये एडवर्सिटी आई तो मैं ये तरीका अपनाकर इसको ओवरकम कर लूँगी। अगर हम अपना इरादा पक्का कर लें तो ज़रूर खुदा भी हमें जो है असफलता से, कामयाबी से नवाजता है। तो मैंने इस चीज़ से ज़रूर ये सीखा। मैं अपना इंटरव्यू का थोड़ा बता देती हूँ, मैंने मेरे इंटरव्यू में क्या-क्या हुआ था। क्योंकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो मेरे इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में क्या कहना है? चाइना इंडिया की बॉर्डर के पास क्या कर रहा है? मुझसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में पूछा गया कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? फिर मैंने अपनी हॉबी कथक लिखी थी, मैं कथक सीख रही हूँ, तो मैंने अपनी हॉबी कथक लिखी थी, कथक और घूमर। तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई रूलर आपके दिमाग में है जो कथक से एसोसिएटेड है, जो जुड़ा है कथक से? तो मैंने बताया कि हाँ, नवाब वाजिद अली खान जो थे वो कथक के बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे। उन्होंने इनफैक्ट जो लखनऊ घराना है कथक का, उसमें कंट्रीब्यूट किया था। तो इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इंटरव्यू बोर्ड से आए और मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगा अपना जो पूरा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो एक्सपीरियंस होता है ना, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो और इंटरव्यू का हो, ये बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है और एक-एक स्टेज आपको आपकी पर्सनैलिटी को इस तरह से बिल्ड करता है ना इस एग्ज़ाम में, कि आप कुछ ना कुछ तो सीख कर ही इस पूरे प्रोसेस से निकलते हैं। और एक बहुत बेहतर इंसान, एक बहुत ही नॉलेजेबल इंसान बन के आप बन जाते हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि आप
रैशनल ओपिनियन और बैलेंस्ड ओपिनियन फॉर्म करना सीख जाते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर कर देते हैं और आप काफ़ी कुछ सीख जाते हैं इस प्रोसेस में। लाइफ स्किल्स भी सीख जाते हैं, जैसे किस तरह से मुश्किलों के बावजूद आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, उससे भी आप जो है बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरा मानना है कि आप सभी जो भी यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने बेहतरीन चॉइस की है अपनी लाइफ में, लेकिन ये भी आप ज़रूर अपने माइंड में रखिए कि ये चॉइस जो आपने की है ये आसान तो बिल्कुल नहीं है, और जितनी भी मुश्किलें आए बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और उसको ओवरकम करना है। चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, ठीक है, लेकिन उनको फेस करना है, रास्ता निकालने की कोशिश करना है। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो खुदा अपने आप रास्ते निकाल देता है, जैसा कि मैंने अपनी जर्नी के दौरान भी सीखा। 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स रहे, उसके बाद तीसरे में निकला तो तीनों लेवल निकल के। और मुहसिन सर ने तो बहुत ही क्लोजली देखा है किस तरह से मैंने अपना पूरा जो है प्रोसेस रहा है मेरी प्रिपरेशन का। इनफैक्ट लॉकडाउन के दौरान मुझे याद है कि मैं रोज़ आंसर राइटिंग करती थी, लेकिन मेरे पास टेस्ट सीरीज़ के लिए फाइनेंशियली मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। तो मोहसिन सर ने उस वक्त अपनी कोचिंग वगैरह मेरे ख्याल से शुरू की थी, तो उस दौरान उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया कि टेस्ट सीरीज़ ऐसे की, और मैंने ऐसे राइटिंग करके उनको भेजी और उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट से चेक करके और मुझे इवैल्यूएटेड कॉपी भेजी। तो थैंक यू सो मच मोहसिन सर, और मैं सभी उन सीनियर्स का भी बहुत ज़्यादा मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि सभी ने वक्त आने पर सेल्फलेसली मेरी हेल्प की, मुझे गाइड किया और मैं आगे बढ़ सकी। और अब उस मुहिम का हिस्सा मैं भी बन गई हूँ, तो मैं भी आप सबको वही सब बातें बता रही हूँ जो मैंने सीखी अपने प्रोसेस के दौरान। तो इन सब मुश्किलों के बावजूद फैमिली सपोर्ट के साथ फाइनली 386 रैंक मेरा आ गया फॉर्चुनेटली, और एंड आई गॉट एलोकेटेड द आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। नाउ देयर आर अ फ्यू लेसन्स जो मैंने अपनी पूरी जर्नी में सीखे। कुछ तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और कुछ और हैं जो मैं आपसे अलग से कहना चाहूँगी। एक, कि ड्रीम बिग एंड ऑल्सो बी रेडी टू फेल बिग। अगर आप इतनी बड़ी यूपीएससी की ड्रीम देख रहे हैं तो आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा कि अगर कहीं भी कमी रह जाए हमारी प्रिपरेशन में, या कभी कुछ भी गलती हो जाए छोटी बड़ी जो नहीं पता चल पाता है कई बार, तो आपका फेलियर भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े सपने ही ना देखा जाए, क्योंकि वो एक सेइंग है, एक शायरी है। मैं तो उर्दू ऑप्शनल वाले मोहसिन सर जो है उनका बहुत बड़ा नाम है उर्दू ऑप्शनल को लेके, मैं उनके सामने क्या ही बोलूँ। लेकिन वो एक जो शायरी है कि शहसवार ही वो तिफ़्ल, क्या मोहसिन सर अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, अभी तो मुझे भी शेर याद नहीं है, बस मैं आपको सुनते जा रहा, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं अभी बहुत पॉजिटिविटी महसूस कर रहा। शेर की जरूरत नहीं है, आपके अल्फाज काफी है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं यही बोल रही थी कि ड्रीम बिग एंड ऑल्सो बी रेडी टू फेस बिग फेलियर, एंड आपको जो भी चैलेंजेस है आपकी लाइफ में उन्हें एज एन अपॉर्चुनिटी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, मुझे मेरे एक प्रोफेसर ने कह दिया, इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जहाँ की थी मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कह दिया कि अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं हो गए हैं तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि भाई आप कैपेबल भी हो या नहीं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए। और मेरे कुछ रिश्तेदारों ने कह दिया कि भाई लाखों रुपए चाहिए होते हैं कोचिंग वगैरह करने के लिए, ऐसे ही थोड़ी यूपीएससी का एग्ज़ाम निकलता है। तो इन सब बातों को सुनकर अगर मैं रुक जाती उस वक़्त और कुछ छोटे-मोटे जॉब में जो है सैटिस्फाई हो जाती, तो शायद मैं तीसरा अटेम्प्ट दे नहीं पाती और जो हासिल कर पाई हूँ वो नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैं यही आपको भी मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो भी चैलेंजेस आए उनको एज़ एन अपॉर्च्युनिटी ही लें, और हैव दैट फायर इन द बेली कि हाँ, कुछ बड़ा करना है, कुछ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना है कि हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। ना ही सिर्फ अपनी ग्रोथ में, लेकिन आस-पास वाले लोगों की ग्रोथ में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो हैव दैट फायर इन द बेली एंड टेक चैलेंजेस एज़ अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि दे आर रियली एन अपॉर्च्युनिटी इफ यू सी इट फ्रॉम दैट एंगल। देन रिस्क टेकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जैसे कि मोहसिन सर आपको बताते होंगे प्रीलिम्स में भी रिस्क लेना इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो लाइफ में क्यों नहीं होगा। तो यूपीएससी का जो ये डिसीजन होता है वही काफ़ी रिस्की डिसीजन होता है,
हालांकि डरना नहीं है, लेकिन इसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होती है, अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है इसका, तो इस हिसाब से रिस्क टेकिंग भी करना बहुत लाइफ में ज़रूरी होता है, और कंफर्ट जोन से बाहर आना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यूपीएससी का ये जो पूरा प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का, इसमें आप अपने सारे कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे। अगर आपको एमसीक्यू नहीं इतने अच्छे लगते हैं तो आप एमसीक्यू सॉल्व करने लगेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए ऐसा करके। मेरे केस में मुझे मैथ्स पसंद नहीं था बिल्कुल भी, किसी तरह से मैंने 10वीं में मैथ्स पास किया, और उसके बाद 11वीं से, क्योंकि मैं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट थी, तो मुझे मैथ्स की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ी। लेकिन यूपीएससी ने बोला नहीं भाई, इससे तो कैसे ही बच सकते हो तुम, मैथ्स तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो किसी तरह से मुझे मैथ्स फिर से करना पड़ा, अपने कंफर्ट जोन से मैं वहाँ से बाहर आई। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बढ़ानी होगी, पब्लिक स्पीकिंग में आपको अपना कॉन्फिडेंस लाना होगा। अगर वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है, फिर भी आपको उसमें एंटर करना होगा, क्योंकि इंटरव्यू में वो टेस्ट आता है मेन, क्योंकि सोल है इस एग्जामिनेशन की। मोहसिन सर भी आपको बताते होंगे कि मेंस इज द क्रूशियल डिटर्मिनेंट ऑफ whether you will be in the list and where you will be in the list। तो इसीलिए ये अगर आपका कंफर्ट एरिया नहीं है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर आंसर राइटिंग करनी होगी। मैं अपने टाइम में डेली जो है 1-1.5 घंटा आंसर राइटिंग किया करती थी, और मैं इंश्योर करती थी कि भले ही मेरे प्रीलिम्स नहीं निकल रहे हो, लेकिन जिस दिन भी प्रीलिम्स निकल जाए, मेरी आंसर राइटिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मैं जो है वो जो भी अटेम्प्ट मेरा निकले वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट हो। तो इसीलिए कंफर्ट जोन से बाहर आना इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कुछ क्वालिटीज़ हमें अपने अंदर, कुछ वैल्यूज़ हमें अपने अंदर बिल्ड करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे डिसिप्लिन, डेली अगर आपने अपना स्केड्यूल बनाया है कुछ, कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है और इतने वक्त तक ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, तो उसको डिसिप्लिन ही जो है आपको डिसिप्लिन के थ्रू ही आप उस स्केड्यूल को फॉलो कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन डेफिनेटली एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। फिर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरों से ऑनेस्ट रहने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद से ऑनेस्ट रहें। जैसे आज मैंने जो पढ़ा है, वो ठीक से पढ़ा है कि नहीं, या कितना अच्छे तरीके से पढ़ा है, कितना याद रहा है मुझे, और क्या मैंने जितना सोचा था उतना आउटपुट दिया है आज के दिन में। ये ऑनेस्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कोई चेक एंड बैलेंस आपके ऊपर नहीं है, सिवाय आपके खुद के कॉन्शियंस के, आपके खुद के जो वो अंदर की अंतरात्मा जिसे बोलते हैं, उसके अलावा और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस एग्जामिनेशन के दौरान। तो इसलिए आपके प्रिपरेशन में ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी अपने आप से, कि मैं जो भी कर रही हूँ बहुत ईमानदारी से करूँगी, और जितना हो सकेगा मैं दूसरों में भी कंट्रीब्यूट करूँगी जितना हो सकेगा, और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखूँगी मैं अपना इसके दौरान, अपने लिए भी अच्छा और दूसरों के लिए भी अच्छा। फिर हार्ड वर्क करना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, जैसे मोहसिन सर भी बताते होंगे। मोहसिन सर ने अपनी लाइफ के बहुत क्रूशियल ईयर्स इतना हार्ड वर्क करके इस एग्ज़ाम में दिए हैं, तो वो हार्ड वर्क की जो वैल्यू है वो उनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकेगा आपको। और मैंने भी जो भी 3 साल अपने 3 साल अटेम्प्ट दिया जब, तो उसमें भी मैंने हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और क्योंकि आप सब प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेंटली आप इस चीज़ के लिए ज़रूर प्रिपेयर्ड रहें कि हार्ड वर्क तो भाई बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो आउटपुट है ये एग्ज़ाम क्लियर करके जो हासिल होता है, वो इतना बड़ा और इतना ग्रैंड है कि हार्ड वर्क तो फिर बनता ही है। तो इसीलिए हार्ड वर्क तो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो डेवलप करनी ज़रूरी है। एंड देन परसेवरेंस, फेलियर होंगे, छोटे फेलियर, बड़े फेलियर, मे बी प्रीलिम्स क्लियर ना हो, मे बी मीन्स निकल के आप इंटरव्यू तक ना पहुँचे, मे बी, मैं तो दुआ करती हूँ आप सभी का सब लेवल आसानी से क्लियर हो, लेकिन क्योंकि सच्चाई ये है कि कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं एट द एंड। तो मैं यही कह रही हूँ कि फेलियर देखने मिल सकते हैं, प्रीलिम्स में अटक सकते हैं, मेंस में अटक सकते हैं, इंटरव्यू में से वापस आ सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि परसेवरेंस जिसे कहते हैं, कि आप फेलियर से के बावजूद डटे रहें, वो वाली क्वालिटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया कहेगी 50 बातें, डिस्करेज करेगी, आपको खुद सेल्फ डाउट होने लगेगा, लेकिन उसके बावजूद अगर डटे रहे ना, तो
रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा इस एग्जाम में, मुझे ऐसा लगता है। डटे रहें और अपनी गलतियों को सुधारने की कॉन्स्टेंटली कोशिश करते रहें। तो मेरा मानना है कि जरूर इस एग्जाम में क्या, लाइफ के हर गोल में जो भी आपने सोच रखा है उसमें कामयाबी होगी। और फिर कंसिस्टेंसी is the most important thing, most important quality to be developed during this preparation। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप हर चीज एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी मेरे लिए मेरा सबसे क्रूशियल जो है एसेट रहा है। तो मैं कंसिस्टेंट रही इस पीरियड के दौरान। फाइनेंशियल हार्डशिप्स, मेंटल हार्डशिप्स, फैमिली इश्यूज, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। कोरोना आया, लॉकडाउन भी आया, लेकिन एक चीज़ थी कि मैं कंसिस्टेंट रही एंड आई नेवर स्टॉप्ड। एंड दैट कंसिस्टेंसी इज एन एसेट दैट हेल्प मी टू रीच वेयर आई एम टुडे। सो आई वुड सजेस्ट वेरी स्ट्रांगली कि वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर आप 2-3 घंटे भी दिन में पढ़ रहे हैं, 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा और फिर 2 महीने की छुट्टी, नहीं। कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट शुड बिकम योर एसेट। एंड अगर आप कंसिस्टेंट है तो आपकी हैबिट में आ जाएगी काफ़ी सारी चीज़ें। एमसीक्यू सॉल्विंग हो जाए या आंसर राइटिंग हो जाए या स्पीकिंग स्किल्स हो जाए, ये सब आपकी हैबिट में उतर जाएंगे। और जब कोई चीज़ आपकी हैबिट में उतर जाती है तो जब फाइनली आपको परफॉर्म करना होता है प्रीलिम्स एग्जाम में या मेंस एग्जाम में या इंटरव्यू में, तो आपके लिए वो एक केक वॉक हो जाता है, एक बहुत ही आसान प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि इस एग्जाम में हो जानी चाहिए। तब तक कंसिस्टेंट रहना है जब तक आप अपने फाइनल गोल तक नहीं पहुँचे, एंड तक नहीं पहुँचे। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी और मैं अपनी जर्नी के दौरान मतलब काफ़ी सारी मुसीबतें भी डेफिनेटली देखनी पड़ती है। एज़ अ गर्ल मुझे एक बार तो कई साल मतलब, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आती हूँ, तो काफ़ी सारे मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहे हैं मेरी एजुकेशन को लेके और मेरी यूपीएससी के ड्रीम को लेके। लेकिन काफ़ी सारे रिश्तेदारों ने कहा कि लड़की को तो भाई शादी करा दो और इस एग्ज़ाम में सपने क्यों दिखाते हो अपनी बच्ची को। मतलब ऐसी कई सारी चैलेंजेस एज अ गर्ल मुझे फेस करना पड़ा। फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, बट इवन इफ अगर सपोर्टिव फैमिली नहीं है या इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तो आई सजेस्ट कि स्ट्रॉन्गली सारी सारी चीज़ों को रेजिस्ट करके चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी लेके आप ज़रूर आगे बढ़ते रहे। ड्रीम बिग एंड जस्ट मूव अहेड। तो मैं यही कहूँगी कि काफ़ी सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन टेक योर चैलेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड एंश्योर के यू रीच टिल द एंड। बस मैं तो अभी अपनी पूरी जर्नी मैंने अपनी शेयर कर दी है अब, और मैं यही बताना चाहती हूँ कि बस कंटिन्यू करते रहे और हार्ड वर्क करें। और अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो मैं वो क्वेश्चंस भी ले लूँगी। अब टू मोहसिन सिंह। जी थैंक यू मनीष। तो आज देखो बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, और फील होता है यार कि यूपीएससी की जो जर्नी होती है वो किस तरीके से इंसान को और एक एस्पिरेंट को पूरा तराशती है। हम पहले अगर से हम देखें, शुरुआत में हम कैसे एक एस्पिरेंट होते हैं, कुछ समझ भी नहीं आता, नर्वस रहते हैं, कहाँ से पढ़ना। फिर धीरे धीरे तैयारी शुरू करते हैं, और जिस तरीके से आप भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं, डेट बैक टू अगर से 2019 की महविश से मिलो, आज डेट बैक टू 2022 की महविश से मिलो, ये 3 साल दरमियान में आपने लगाए अपने ऊपर, क्या पर्सनालिटी निकल कर आई कि बस सुनना और सुनना चाह रहे थे आप। तो ये असल मोटिव होता है यूपीएससी की तैयारी का। हाँ, आप जैसा बताए, कामयाबी नाकामयाबी इसमें दोनों भी लगे हुए हैं, उसको आप साइड में रखिए, लेकिन ये यूपीएससी की तैयारी आपको इतना काबिल बना देती है कि आप लाइफ को बहुत केयरफुल्ली और बहुत अच्छे से जी सकते हैं। आज वो भविष्य से सुनने को मिल रहा है। और देखो थैंक यू। हम, हाँ जी, हम यही बताना चाह रहे थे कि यूपीएससी की तैयारी का असल मकसद यही होता है कि आप एक कैरेक्टरफुल पर्सन यार अपने लाइफ को लेकर हमेशा पॉजिटिव एंगल में लेकर चलते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है जिंदगी गुजारने के लिए। बाकी हम तो ये भी बोलते हैं कि भाई यूपीएससी तैयारी करने वाला अगर से दुकान भी चलाता है ना, वो
बेहतरीन दुकान चला लेगा। ये असल तरीका है यूपीएससी तैयारी करने वाले के लिए, मोटिवेशन के लिए। लेकिन महविश की कामयाबी बहुत काबिल तारीफ है। जैसा आप लोग नोट करे होंगे महविश की जर्नी में, कोई बड़े घराने से नहीं आए, उन्होंने ज्यादा तालीम याफ्ता घरानों से नहीं आए, लेकिन उनका खुद का जो मोटिवेशन था, हमेशा कंसिस्टेंटली पढ़ाई पर ध्यान देना, उसके साथ साथ चैलेंजेस इन्होंने भी देखे, हर एस्पिरेंट देखा है, इकोनॉमिक चैलेंजेस आए, हाँ, लेकिन हमेशा देखो दो चार लोग जो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। एक आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर, माँ बाप बहन भाई आपके हमेशा खड़े रहते हैं इसी तरीके से। थोड़े से फ्रेंड्स होते हैं, थोड़े से मेंटर्स होते हैं जो हमेशा आपको ऐसे टफ सिचुएशन में गाइड करते हैं, संभाल लेते हैं। तो यही चीजें जो है आपको कामयाबी की तरफ बुलाती है। और महविश ने बार बार उनके साथियों का जिक्र भी किया, हर लेवल पर जो शुरुआत में हजोस में थे या फिर जामिया में जाने के बाद या इंटरव्यू के दौरान, हर लेवल पर जहां पर उनसे हुआ, जो भी फ्रेंड ने उनका मोटिवेशन बढ़ाया और कामयाबी की तरफ लेकर गए। और यहाँ पर आप देखिए महविश से भी चंद गलतियां हुई प्रिपरेशन में, उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया। अब जैसा इन्होंने खुद बताया कि भाई मिस्टेक वहां पर हिंदी मीडियम इंटरव्यू का हो गया और 40 दिन है इंटरव्यू के लिए। थोड़े लोगों की तो जान हलक तक आ जाती है इस तरीके की गलती से। सही बता रहा हूँ ना मैं भी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे सीनियर्स और फ्रेंड्स अगर उस वक़्त मोटिवेट नहीं करते, तो शायद मैं हार मान लेती और किसी तरह से मेरा इंटरव्यू स्पॉइल हो जाता। तो बहुत ही जी मुश्किल होता है, जी क्योंकि इंटरव्यू लाइफ का एक सपना होता है कि इंटरव्यू भी दिया जाए, जी और जब उस सपने में ही आपने एक सिली मिस्टेक करके कोई गलती कर दी है, तो वो एक बहुत बड़ा पछतावा और रिग्रेट बन जाता है। तो उस वक़्त मेरे फ्रेंड्स जी मेरे जी साथ खड़े रहे और काफ़ी सपोर्ट किया, और मैंने फिर इंटरव्यू दिया, और फॉर्च्यूनेटली किस्मत से सत्यवती मैम का बोर्ड था, तो काफ़ी अच्छी तरह से वो चीज़ कवर हो गई थी। जी। यही रहता, अगर से आप पॉजिटिव है तो भाई वहाँ अल्लाह ताला रास्ते पूरे पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। हम अगर से नेगेटिव है, अरे कैसा करेंगे, ऐसा हो गया, बस वहीं से हम घबराना शुरू कर देते हैं। गलती तो हमसे ही शुरू होती है, बस घबराना शुरू कर देते हैं और उसके बाद गलतियों पे गलतियां होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी देखो महविश के साथ हमेशा रही है। उनकी इनिशियल स्टेज में, दरमियान में उन्होंने जब फेलर देखा, 2019 का अटेम्प्ट, 2020 का अटेम्प्ट, लॉकडाउन के हालात, मेंटल प्रेशर, ये सब चैलेंजेस के बाद चंद लोगों ने फिर बोला भी छोड़ देना चाहिए बेटा, अब बहुत हो गया इस तरीके से। लेकिन चैंपियन तो वही होता है कि वो खुद की सलाहियत जब तक बोलता है कि यार मेरे में लड़ने की ताकत है, मैं लड़ूंगा। यही चीज महविश के पास थी, खुद हार नहीं मानना। मुझे लगा कि भाई एक बार का अटेम्प्ट देना है, एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, उसके बाद तो फाइनल सिलेक्शन लेकर जाना ही है। ये एक मोटिवेशन रहना चाहिए बच्चों में। तो यही चीज मैं भी इसके पास भी थी। और उसके साथ साथ आप लोग जैसा इनको सुन रहे थे कि इनके जो कामयाबी के देखे आप, कि कैरेक्टर को बनाने के लिए उन्होंने डिसिप्लिन पहले से ही देख लिया कि लाइफ में डिसिप्लिन रहना है, ऑनेस्ट रहना है अपनी तैयारी को लेकर। ऐसा नहीं है कि भाई 4 घंटे पढ़ रहे, पता नहीं क्या पढ़ रहे, हाँ कल आंसर लिखे, 2 दिन तक आंसर नहीं लिखे, हफ्ते में एक बार कमिटमेंट था कि टेस्ट देंगे, महीने में एक बार भी नहीं दे रहे, ऐसे हो जाते हैं आज पे। लेकिन कमिटमेंट अपने आप से आप देखते रहना है, चेक एंड बैलेंस रखना है। और उसके साथ साथ देखिए अपने साथियों से इन्होंने हमेशा सीखा, इनिशियल स्टेज पे भी, हाँ, और जहाँ पर फाइनल स्टेज तक आया, हर लेवल पर इन्हें हमेशा जो फ्रेंड सर्किल मिली वो बहुत जरूरी और अच्छी सर्किल मिली। कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऐसा ही होता है कि जो आप सर्किल से उठते हैं बैठते हैं, वहां पर आप फोटो फ्रेम देखिए जाकर बाद में, वो सारे लोग लगभग सेलेक्टेड हो जाते हैं। एक साल फोटो फ्रेम में ये बंदे का हो जाता है, अगले साल बाकी बंदों का हो जाता है। तो यही सब चीजें हैं। आप मोटिवेशन के साथ यूपीएससी के जर्नी में आइए, अपनी 100% दीजिए तैयारी। आपके चैलेंजेस साइड में रखिए, फाइनेंशियल चैलेंजेस, अदर के आप कमजोर है, अभी सभी कमजोर होते हैं, ये सब आप साइड में रखिए। वेलकम टू यूपीएससी प्रिपरेशन। और इंशाल्लाह 2-3 साल में आप भी अगले महविश बन सकते हैं। तो ये महविश की तरफ से हमारे थैंक यू लिए सो ये मच एक सर। सर, सेशन था। किसी ने कमेंट बॉक्स में वही शायरी जिसकी मैं बात कर रही थी वो लिखी, आप इजाजत दे तो मैं हाँ उसको कहना चाहूंगी।
जी जी, मैं तो पहले ये बोलना चाह रहा था कि भाई आपको सुनकर ही मैं को जब इतना पॉजिटिविटी मेंटेन कर रहा था ना, जी मजा आ गया। आप फिर पढ़िए। जी जी। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। थैंक यू इबा खानम, आपने कमेंट बॉक्स में डाल के हम सभी को बहुत मोटिवेट किया है। और इस शायरी से ही पता चलता है कि अगर हम ऊंचा सपना देखेंगे तो गिरने के लिए भी हमें रेडी ही रहना चाहिए, क्योंकि हमने जब फैसला कर लिया है कि हम घुटनों के बल नहीं चलेंगे, हम चलेंगे तो सीना तान कर सर उठाकर चलेंगे और मुश्किलों का सामना करेंगे, तो मुश्किलों का सामना तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा। मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान जो है काफ़ी सारी पोएम सुना करती थी, जो मिस्टर अमिताभ बच्चन के आवाज़ में रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे। उस पोएम का भी मैं एक छोटा-सा लाइन में बोलना चाहूँगी कि मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तो इसी एटीट्यूड के साथ कि भाई नहीं, कुछ भी हो जाए, अचीव तो वो करना है जो हम सोच कर आए हैं, जो घर से निकले हैं हम सोच कर, जो सपना हमने देखा है, अपने परिवार को दिखाया है, अपने मम्मी-पापा को दिखाया है, वो सपना तो पूरा करना ही है। मुश्किलें आएँगी, फेलियर्स आएँगी, लेकिन किए बिना वापस मुड़ के नहीं जाना है। तो ये एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़ना इस प्रोसेस में, यूपीएससी के एग्ज़ाम के प्रोसेस में मोटिवेटेड रह के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी, थैंक यू महविश। तो महविश, यहाँ एक 5 मिनट का हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं एस्पिरेंट से फिर। श्योर सर, श्योर। जी, तो जिस किसी को भी कुछ सवाल पूछना है पूछ सकते हैं, एक एक कर कर पूछिए आराम से। कैन आई? जी जी, नाम बोलिए, सवाल पूछिए। शेख सानिया। जी जी, पूछिए। Good evening, ma'am. First of all, congratulations for your success. थैंक यू And I सो would मच। like to ask मैम, आपने जो राइटिंग किया है मेंस के लिए, वो आपने स्टार्ट किस टाइप में और किस सब्जेक्ट में? मैं इस तरह से किया करती थी कि कुछ कोचिंग की वेबसाइट्स है जहाँ पर वो लोग डेली न्यूज़पेपर में जो भी इश्यूज डिस्कस होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस दे देते हैं। तो मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ती थी और शाम में उस उन क्वेश्चंस को खोल के, वेबसाइट्स को खोल के, जैसे मैं इनसाइट्स का सिक्योर एनालिसिस जो है वो देखकर और उसके क्वेश्चंस लिख लिया करती थी। तो मेरा न्यूज़पेपर भी रिवाइज हो जाता था और आंसर राइटिंग भी हो जाता था। तो शुरुआत मैंने कुछ ऐसे की थी। उसके बाद मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे, जैसे बरीरा, फरीद, फरहीन, मुनीरा, और हम सब ने मिलकर एक टेलीग्राम चैनल बनाया और हमने कमिटमेंट किया कि रोज आंसर्स लिखकर हम इस ग्रुप में रात 9 बजे से पहले-पहले डाल दिया करेंगे। तो हम विजन का कोई भी टेस्ट उठा लिया करते थे और फिर उस पे आंसर राइटिंग करके रोज 5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं या 25 क्वेश्चन लिखने हैं, नहीं। 3, 4, 5 क्वेश्चन लिखिए, लेकिन डेली लिखिए, तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा आंसर राइटिंग, और आप डेली बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो आप ही सोचिए कि 5 महीने, 6 महीने के टाइम में आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपका स्ट्रक्चर जो है, इंट्रोडक्शन, जो कंटेंट है मेन, जो कंक्लूजन, वो सारे कितने इम्प्रूव हो सकते हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन भी करिए, मौका मिलने पर सीनियर्स को भी दिखाइए, तो वो बहुत अच्छी तरह से जो है आपको इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप सब बहुत ही लकी हैं कि मोहसिन सर आपके गाइड हैं, उनके पास एक रिच एक्सपीरियंस है मेंस में आंसर राइटिंग का, वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं कोई भी बेसिक क्वेश्चंस जो वेबसाइट्स पे डालते हैं काफ़ी सारे कोचिंग वाले, उससे, और फिर धीरे-धीरे टेस्ट सीरीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, डेली 5 क्वेश्चन भले ज़्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन भी उठाकर करेंगे तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे भी आप प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं, जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। Okay, thank you, ma'am, very much. वेलकम। जी, गुड क्वेश्चन। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। जी, मेरा नाम साजिद बेग है और मैं
सर की कोचिंग में ही था। अल्हम्दुलिल्लाह सर ने बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ाया है और बहुत ही अफोर्डेबल जो है फीस के अंदर बहुत अच्छे अंदाज में जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह सर ने हमें ट्रेनिंग दिया है। लेकिन थोड़ा-सा मेरी तबीयत ठीक रहने की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया हूँ। इंशाल्लाह इस साल एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि क्लियर कर जाऊँ इंशाल्लाह। तो एक तो ये बात है आपने माशाल्लाह आपको थोड़ा-सा शायरी से इंटरेस्ट है, तो एक शायरी आपके नाम से सर के सामने सुनाता चलूँ, अगर सर की इजाज़त हो तो। जी, 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 ज़रूर सुनाइए। अज़ाइम जिनके ऊँचे ऊँचा तख्त होता है, अज़ाइम जिनके ऊँचे ऊँचा तख्त होता है, ज़माने में उन्हीं लोगों का इम्तिहान बड़ा सख्त होता है। जी, थैंक यू सर। जी। बिल्कुल। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है सर से भी मैं इससे पहले पूछा था कि मैडम जो है हम जब इंटरव्यू को जाते हैं, तो जैसे कि कुर्ता-पजामा है हमारा और दाढ़ी है, टोपी है, तो इंटरव्यू पैनल के सामने किस हद तक दुरुस्त है कि वहाँ पर इस हुलिये में जाए हम? 2 क्वेश्चन्स है मेरे, एक ये क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो बहुत ही फेयर है और इवैल्यूएशन जिसका बहुत ही ज़्यादा फेयर है। तो आपने किस तरह का हुलिया जैसा कि आप कह रहे हैं आपका जो भी प्रेजेंटेशन है कपड़ों को लेकर या बियर्ड को लेकर, मुझे नहीं लगता कि उसका किसी भी तरह से असर होता है। लेकिन यूपीएससी ने अपनी गाइडलाइंस में एक फॉर्मल ड्रेस कोड ज़रूर रखा है कैंडिडेट्स के लिए, जैसा कि मोहसिन सर भी आपको बताएंगे, क्योंकि उनके भी बहुत ही शानदार और हैंडसम पिक्चर्स हमने देखे थे जो कि सूट और ब्लेजर में कुछ थे। तो एक ड्रेस कोड जो यूपीएससी ने रखा है वो तो डेफिनेटली फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसके बियॉन्ड कोई भी आपका प्रेजेंटेशन फिजिकल प्रेजेंटेशन मैटर करता है। आपका इंटरनल नॉलेज और कैरेक्टर इज व्हाट मैटर्स एट द एंड। आई होप इट्स क्लियर साजिद। जी, मैडम और एक क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने जो है माशाल्लाह अभी एक लड़की ने आपसे पूछा था कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, तो उसके बाद फिर शाम में कोई सा भी एक जो है इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो उसके बिना पर आप उनका कंटेंट पढ़ के शाम में आंसर राइटिंग करते हैं। तो मुझे ये पूछना है कि उसके अंदर कंटेंट बहुत पड़ा हुआ होता है, लेकिन उसको कंसाइज़ करके जिस अंदाज़ में हम आंसर पुट करते हैं जैसे कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन 250 वर्ड्स के अंदर और इस तरह से 150 वर्ड्स के अंदर डालना होता है। तो जैसे सब हेडिंग्स होते हैं, सर ने हमें बताया है, सर करा दिए हैं। लेकिन जैसा आप अगर आगे दिनों में जिस तरह से हम जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो एक तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, वो थोड़ा-सा मुश्किल का सामना है। दूसरा और ये है कि उसके अंदर जिस तरह से कंटेंट दिया जाता है, उसको कंसाइज़ करके जो है आंसर के अंदर पुट करना ये थोड़ा-सा एक चैलेंज है। तो वो किस तरह से आपने उसको हैंडल किया मैडम? जी साजिद, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट हाँ, ये एक ऐसा चैलेंज है जो यूनिफॉर्मली एंड यूनिवर्सली हर कैंडिडेट ने कभी ना कभी फेस किया ही होता है। एक पहला जो आपका क्वेश्चन था कि न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको चैलेंजेस आते हैं, तो वो शुरुआत में मुझे भी याद है। इनफैक्ट मैं इतना लैक ऑफ स्मार्टनेस के साथ न्यूज़पेपर शुरू में पढ़ा करती थी कि मैंने कभी नोट्स भी नहीं निकाले उस न्यूज़पेपर से। एक तरीका जो मैं अपनाया करती थी न्यूज़पेपर पढ़ने में, मैं वो बता देती हूँ आपको। मैं एक्चुअली लैपटॉप में न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी और उसमें ही हाइलाइट कर दिया करती थी किसी भी आर्टिकल में जो कीवर्ड्स होते हैं या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन सभी को। और फिर जब अगले दिन न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले, अगले दिन का न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले मैं पिछले दिन के न्यूज़पेपर को खोलकर उसके हाइलाइटेड पार्ट्स रिवाइज करती थी। और जो मुझे लगता था कि मैं भूल जाऊंगी या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या कोई फैक्ट है, कोई फिगर है, कोई कमिटी रिपोर्ट है या कोई स्टैटिस्टिक्स है, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी अपने नोट्स में। मैं एवर नोट के ऊपर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करती थी और जहाँ भी मुझे लगता था कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैं वहाँ उस चीज़ को जाकर प्लेस कर देती थी उस इंफॉर्मेशन को। तो इस तरह से धीरे-धीरे न्यूज़पेपर पढ़ना में मैं इवॉल्व हुई और आप भी इवॉल्व होंगे। बस इस हैबिट को कंसिस्टेंट रखिए और कोशिश करिए कि सिलेबस जो है यूपीएससी का आप रट लें। एक बार आपको सिलेबस अच्छी तरह से याद हो जाएगा तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा हिस्सा रेलेवेंट है और कौन सा हिस्सा इररेलेवेंट है। तो इस हिसाब से आई थिंक न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट आप अपनी बेहतर कर सकते हैं।
रही बात आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग में कंसाइज लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ 150-250 वर्ड्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बयान करनी होती है। तो इसी के लिए मैं ये कहती हूँ कि हैबिट जो आंसर राइटिंग की है ना, डेली बेसिस पे अगर आप वो डालेंगे ना, तो कम शब्दों में भी ज़्यादा बात कह देना जो है वो आप धीरे-धीरे ही सही लेकिन सीख लेंगे। लेकिन अगेन इसके लिए भी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कम वर्ड्स में लिखकर भी एग्जामिनर को बता दिया जाए कि हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ और ये भी मुझे पता है, और इस तरह से आंसर राइटिंग कर ले। तो मैं यही कहूँगी कि आप प्रैक्टिस करिए कि आपका स्ट्रक्चर बेहतरीन हो सके धीरे-धीरे, क्योंकि आप इवॉल्व होंगे धीरे-धीरे। ये कोई 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं है कि आप कंसाइज़ कर दें अपने आंसर को या अपने स्ट्रक्चर को बेहतरीन बना दें। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, महीनों का, हफ्तों का प्रोसेस है, जिसमें आप सीखेंगे अपने सीनियर्स से पूछ के, अपने सीनियर्स को अपने आंसर चेक करा के, अपने खुद सेल्फ इवैल्यूएशन करके, मॉडल आंसर्स दे के जो है आप सीखेंगे कि किस तरह से कम शब्दों में जो है आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर साथी। जी, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत-बहुत वालेकुम शुक्रिया। मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू आवर सक्सेस। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि सीख क्या अप्रोच होनी चाहिए? जैसे कि आपने बताया आपको भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था और मैं भी नॉन मैथमेटिक्स ही एस्पिरेंट हूँ, मतलब इस उसकी जी सर। स्ट्रेटेजी बताइए। जी तो मैथमेटिक्स में जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत, मेरा इंटरेस्ट ही कम नहीं था, बल्कि मैं वीक भी थी बहुत ज़्यादा। इसी तरह से नैया पार हुई थी 10th में, लेकिन उसके बाद यूपीएससी में फाइनली जब मुझे पता चला कि मैथ्स करना पड़ेगा, और उससे मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में एक्चुअली सीसेट क्लियर नहीं हुआ था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकर था, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन के बेसिस पे मैं नहीं क्लियर कर पा रही थी सीसेट। तो मुझे तब समझ में आ गया कि मुझे अपने मैथ्स और रीजनिंग को भी अब स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ऐसा क्या करती थी कि मैथ्स की कोई भी एक बुक जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें सारे टॉपिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ऐसी कोई भी एक बुक उठा लें। मैं आई थिंक आदर्श अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस किया करती थी। तो इसमें भी अगेन कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी एंड लॉन्ग टर्म ऑफ प्रैक्टिस is something that will help you to improve your maths up to the standards of UPSC. UPSC को कोई complicated mathematician नहीं बनाना है आपको, लेकिन एक बेसिक न्यूमरेसी और बेसिक जो आपकी कैलकुलेशंस है उसको टेस्ट करना है। तो अगर आप डेली काफ़ी हफ्तों तक, महीनों तक, जब भी प्रीलिम्स आ रहे हैं 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मैं किया करती थी, अलग अलग टॉपिक्स उठा के, क्वेश्चंस उठा के, उनके सॉल्यूशंस देख के, अगर कोई डाउट है तो यूट्यूब पे वीडियोस देख के, तो इस तरह से आप मैथमेटिक्स में जो है सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए भी आजकल क्योंकि सीसैट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो कोचिंग अलग अलग तरीके के वो मॉड्यूल्स और कैप्सूल्स ला रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम खुद से भी अगर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें तो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम। यस फरदीन। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे ना, जी, तो किस टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस करते थे? जैसा कि मैंने कहा, आपको सिलेबस जो है माइंड में, आपके बैक ऑफ द माइंड एकदम छपा हुआ होना चाहिए, और जब वो सिलेबस आपको पता है और आपको पता है कि यूपीएससी की क्या डिमांड है, तो अपने आप आपकी नजरें ही उन्हीं हेडलाइंस पे जाएगी और उन्हीं आर्टिकल्स पे जाएगी जो कि आपको पता है कि यूपीएससी से रिलेटेड है और जो कि आपको काम आ सकता है यूपीएससी के एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही चीज़ों को आप इस इम्पोर्टेंस दें। पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एक कोई चीज़ नहीं है जिस पे ध्यान देना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आई होप आई एम क्लियर फॉर यू। यस मैम। यहाँ पर एक दो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि मैडम से हमने जो टाइम लिया था एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक दो लास्ट क्वेश्चन रहेंगे। Ma'am, I would like to ask one last question. यस सानिया। मैम, यूपीएससी में बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, लाइक नॉवेल्स एंड स्टोरी बुक्स, लाइक कुछ ऐसे सारे बुक्स, तो आपने वो सारे बुक्स पढ़े होंगे। ऐसा कोई तो कंपल्शन नहीं है सानिया कि कोई नॉवेल और स्टोरी बुक्स पढ़ी जाए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इंटरव्यू में एक सेक्शन होता है कि हॉबीज एंड इंटरेस्ट क्या है आपके अदर देन स्टडीज।
तो हॉबीज एंड इंटरेस्ट में अगर आपका कोई भी हॉबी हो, चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे वो सिलाई हो, बुनाई हो, तो ऐसी कोई हॉबी जरूर साइड पे डेवलप करना जरूरी है जिसमें आप एक्चुअली इंटरेस्टेड है और जो आप अपने फ्री टाइम में कर कर एकदम अच्छा महसूस करते हैं। तो बुक्स बहुत सारी पढ़ना जरूरी है यूपीएससी के लिए, ये मिसकंसेप्शन है। हॉबीज डेवलप कर लेंगे वो चलेगा, और जो बेसिक जो बुक्स है जो यूपीएससी के लिए एग्जाम के लिए पढ़नी होती है वो तो वो पढ़नी है, बस वो तो पढ़नी ही है डेफिनेटली। तो हाँ, यही है मेरा आंसर सानी। थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन था जी काशिफ। मैम, जीएस फॉर एथिक्स और ऐसे के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बता दीजिए ना। डिटेल स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगता कि मोहसिन सर की प्रेजेंस में मैं हिम्मत भी कर सकती हूँ इसके बारे में बात करने की। मोहसिन सर डेफिनेटली विद रिच एक्सपीरियंस ऑफ मेंस आंसर राइटिंग विल बेटर गाइड यू गाइस आर वेरी लकी टू हैव हिम एज योर मेंटर। बट हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी एक रिसोर्स लेकर अपने एथिक्स के सिलेबस के पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बना लें और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, केस स्टडीज की भी प्रैक्टिस करें। तो आंसर राइटिंग, क्योंकि कंटेंट एक बार आपके हाथ में बिल्डअप हो जाता है उसके बाद आंसर राइटिंग इज द नेक्स्ट स्टेप, और वो भी बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है क्योंकि एट द एंड वही इवैल्यूएट होगा जो आप आंसर्स में लिखेंगे। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे के लिए भी मैं यही कहूंगी कि कोट्स जो होते हैं, जो जैसे कोई शायरी ही हो गई या कोई पोयम हो गई या कोई सेइंग हो गई, वो कहीं इकट्ठा कर सकते हैं जहाँ भी आपको पढ़ने को मिलता है, चाहे कोई किताब हो चाहे कोई न्यूज़पेपर हो, तो वो इकट्ठा कर लीजिए। तो ये सब चीजें फिलोसॉफिकल ऐसे में काम आ जाएगी। फिर जीएस के लिए जो आपने कंटेंट इकट्ठा किया है वो भी आपके ऐसे राइटिंग में काम आ सकता है। तो वो भी एक बहुत ही होलिस्टिक प्रोसेस है ऐसे राइटिंग का भी। फाइनली प्रैक्टिस के साथ आप अपनी ऐसे राइटिंग जो है सुधार सकते हैं। फॉर मी व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि हर वीकेंड पे मैं 2 ऐसे लिखा करती थी। तो हर हफ्ते मेरे ऐसे की प्रैक्टिस भी हो जाया करती थी और ठीक ही मार्क्स आए हैं मुझे फाइनल यूपीएससी के एग्जाम में भी। तो प्रैक्टिस इज की टू बोथ दी पेपर्स, आई विल टेल यू। मैम एथिक्स के लिए बुक कौन सी रेफर करूं, रेफरेंस बुक, और ऐसे के लिए कोई एक मैं सजेस्ट नहीं करूंगी एथिक्स के लिए बुक, क्योंकि मुझे लगता है कि सबके अपने अपने बेनिफिट्स और लिमिटेशंस होते हैं। आप अपने हिसाब से कौन से किसका आपको स्ट्रक्चर और अच्छा लगता है और कौन से नोट्स आपको लगता है कि अच्छे होंगे उसके हिसाब से आप चॉइस कर दें, लेकिन जिसको भी चॉइस करें उस पर स्टिक होकर रहे तो बेहतर रहेगा। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। जी, हमारे ओल्ड स्टूडेंट सबीना आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे और उसके बाद आप वोट ऑफ थैंक्स दे मैडम को। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आपके कीमती वक्त में से हम लोगों को वक्त दिया, और आप एक ट्रू इंस्पिरेशन है आजकल हम गर्ल्स के लिए। मैं भी मोहसिन सर की ओल्ड स्टूडेंट हूँ मैम, और इत्तेफाक ऐसा है कि आपसे जब भी मेरा इंटरेक्शन हुआ, दूसरे दिन मेरा कोई ना कोई एग्जाम था। एक बार आप पहले जामिया के वक्त मेरी आपसे बात हुई थी, और अभी का एमपीएससी है और आप आ गई तो हमें और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। और मोहसिन सर ने ये लेक्चर बहुत ही सही टाइम पर रखा, ऐसा लगा मुझे तो कि गर्ल्स के लिए जो भी है, और सभी लोगों ने आपको सुना समझा, और किस तरीके से ये जर्नी एक लंबी जर्नी है और आसान भी नहीं है, और आपने उसको इतने मैम आप ये टू सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और एक वुमन एम्पावरमेंट की आप एक उम्दा मिसाल है हमारी। और मैं मोहसिन सर IELTS क्लासेस की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और वक्त की कमी की वजह से मैं अपना सवाल ड्रॉप करती हूँ मैम। और आपके लिए मेरा, आपके फ्यूचर पोस्टिंग के लिए मेरी आपके लिए मेरी तमन्नाएं, मेरी दुआएं हैं मैम। और आपके लिए एक फिर मेरी तरफ से भी, जैसा साजिद भाई ने सुनाया आपके लिए, मैं भी सुनाना चाहूँगी। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नया शाम पैदा कर। और जिस कंडीशन से आप गुजरी हैं और आपने फिर भी इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हिम्मत नहीं हारी, तो 2 लाइन इसके लिए। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी नबे गरीबी में नाम पैदा कर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हम लोग भी सेम बैकग्राउंड से है, जिस बैकग्राउंड से आप आई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबीना, मैं आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ और मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। एंड इट इज़ रियली माय प्लेजर कि मुझे आपके सामने आपसे जो है
बातचीत करने का मौका मिला। मैं सर को भी थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, एंड आई एम फीलिंग रियली ऑनर्ड to speak with you guys, and all the best to all the MPSC as well as UPSC candidates. I know you will do your best. Thank you, sir. Thank you, Samira. जी, थैंक यू महवेश। जी, आप My अपना pleasure, वक्त sir. दिया रखना। जी जी, तो हम सब लोग आपको याद रखेंगे इंशाल्लाह। आप जब भी वक्त मिले हमें दीजिए, हमारे बच्चों को वक्त दीजिए इंशाल्लाह। जरूर सर, जरूर। और आप सभी दुआओं में याद जी जी रखें। जी जी इंशाल्लाह। और आपके लबासना के सफर के लिए हम भी दुआ करेंगे, अच्छे से ट्रेनिंग हो और हमें एक शानदार आईपीएस ऑफिसर मिले इंशाल्लाह। थैंक यू सर, जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, इजाजत थैंक दीजिए। यू। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए Thank फिर हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। वंस अगेन वेरी थैंक यू I wish, and all other aspirants who have attended his session. Thank you very much. थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you. बहुत शुक्रिया सर। Thank you.